अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये 2025 का प्री बोर्ड का पेपर है। सबसे पहले मैं आपके सामने एमसीक्यूज़ लेकर आता हूँ। तो इसमें पहला एमसीक्यू देखिए, इफ़ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ 200 ओहम्स, इट इज़ स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। अब इसमें हमने स्ट्रेचिंग की है और हम जानना चाहते हैं कि बाद में रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। आम बच्चा ये सोच रहा होगा कि हमने लेंथ ज़्यादा कर दी है और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा अभी आप डायरेक्ट से डिसीजन तो लेंगे, लेकिन इसमें कुछ और फैक्टर भी अभी शामिल है। उसका एरिया कम हो रहा है, क्योंकि जब किसी चीज़ को खींचते हैं तो एरिया कम होता है। तो इस बात को हम यूँ लेंगे कि वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, उसी वॉल्यूम में से आपने लेंथ को ज़्यादा कर दिया, तो इस वजह से वो बारीक हो जाएगा। तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, यानी कि V इज इक्वल टू V प्राइम, प्राइम बाद वाले को ले रहा हूँ। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो इधर आपके पास A प्राइम L प्राइम हो जाएगा। L प्राइम जो है वो 2L है, ठीक है ना, डबल लेंथ हो चुकी है। तो L से L कैंसिल हो गया, तो आपके पास A इज इक्वल टू A प्राइम 2, यानी कि बाद वाला एरिया जो है वो A/2 पहले एरिया का हाफ हो गया। अब आपके पास लेंथ के डबल होने के साथ एरिया कैसे चेंज हुआ वो भी आ गया। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस के फार्मूले पर। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी इंटू L/A। तो ये तो बिफोर स्ट्रेचिंग के लिए अगर हम रख लेते हैं, तो स्ट्रेचिंग के बाद वाला L प्राइम A प्राइम और फिर उसके बदले में रेजिस्टेंस भी R प्राइम आ जाएगी। L प्राइम की वैल्यू है 2L, A प्राइम की वैल्यू है A/2। तो डिवाइड के डिवाइड में जो 2 होता है वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 ज़ार 4, 4 इंटू रॉ L/A। रॉ L/A आप देख रहे हैं कि ये तो रेजिस्टेंस है ओरिजिनल वाली, तो उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास नई रेजिस्टेंस जो है वो डबल नहीं हुई, 4 टाइम्स हो गई, क्योंकि साथ ही साथ एरिया भी तो डिक्रीज़ हुआ है ना, हाफ हो गया। तो इसलिए आप ओरिजिनल रेजिस्टेंस को जो कि 200 थी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन 800 आएगा। अक्सर बच्चों ने सिर्फ 400 करने की कोशिश की थी, दैट वाज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की, पावर की, करंट की या ईएमएफ की? तो अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाना चाहते हैं तो वोल्ट को पहले डिफाइन कर लेते हैं, वो होता है जॉल्स पर कूलम। तो जहाँ से फिर कूलम को वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो कूलम वोल्ट जॉल के बराबर है। अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने कूलम के बराबर होता है? वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो आप एक काम करें, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके देखें। ये जो चार्ज है ये तो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू किसके हो गया, 1.6 × 10⁻⁹ जॉल्स, यानी कि जॉल्स का एक सब मल्टीपल है, लेकिन है तो जॉल्स एनर्जी की यूनिट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन स्मॉलर, जॉल से स्मॉलर है। तो ये आपके पास ऑप्शन फिर इसमें आएगा, करेक्ट ऑप्शन आ गया एनर्जी का। तीसरा एमसीक्यू देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव यूनिट बट डायमेंशन लेस? इसने प्लेन एंगल भी दिया है, स्ट्रेन भी दिया है, मैग्नीफिकेशन भी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी दिया है। सबसे पहला जो है ऑप्शन में प्लेन एंगल, उसको देखता हूँ। आप जानते हैं प्लेन एंगल जो है एक सर्कल के सेंटर पर दो रेडियाई के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं। तो अगर आप इस एंगल को थीटा नाम दे रहे हैं तो रेडियस को आर, तो ये जो आर की लेंथ है एस, तो इसका मैथमेटिक्स में अपने रिलेशन पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू S/R हो गया। इसकी यूनिट आप जानते हैं कि रेडियन है, इसको रेडियन में मेजर किया जाता है, ऐसे यूनिट इसकी, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में इसको हम कैटेगराइज करते हैं। आइए अब इसकी डायमेंशन मालूम करते हैं। थीटा की डायमेंशन S/R की डायमेंशन होगी, एस की डायमेंशन लेंथ की है, क्योंकि ये भी आर की लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ की डायमेंशन कैंसिल हो गई, 1 आ गया, 1 की तो कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब यही ऑप्शन है जिसके पास यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रेन के बारे में क्या ख्याल है? स्ट्रेन जो है वो डेल्टा L/L है, तो वो आपके पास डायमेंशन भी नहीं रखता, और याद रखना स्ट्रेन जो है उसकी यूनिट भी नहीं है, क्योंकि वो मीटर बाई मीटर कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से मैग्नीफिकेशन की भी यूनिट नहीं है, क्योंकि वो भी लेंथ ओवर लेंथ है, ठीक है, और डायमेंशन भी नहीं है। और जहाँ तक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात है, इसकी तो डायमेंशंस भी हैं, इसकी तो यूनिट्स भी हैं, ठीक है, ये तो दोनों हैं। चलिए जी चौथा देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो फार्मूला से पता चलेगा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। अब 2π इसमें कांस्टेंट है, उसकी तो डायमेंशंस नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि डायमेंशन ओमेगा की और एफ की सेम है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी वाला ही आंसर आएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट बनता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप फार्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड मालूम करने का, और वो क्या है, मैग्नीट्यूड वेक्टर का किसके बराबर होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर।
इन स्केयर्स को सम अप किया तो 9 आया, उसका स्क्वायर रूट 3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। छठा क्वेश्चन देखिए, फॉर विच पेयर ऑफ एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नॉट सेम। याद रखना प्रोजेक्टाइल की रेंज उन दो एंगल्स पर सेम होती है जिनका सम 90 होता है, ठीक है। इज सेम फॉर एंगल्स हु सम इज 90। अब आपके पास जहाँ पर ये जितने भी इसने एंगल्स दिए उनको ज़रा सम करके देख लेते हैं हर पेयर को। 15 और 18 को सम किया 33 बनता है, 90 नहीं बना। बाकी तीनों को सम किया तो 90 बन गया। इसका मतलब हुआ कि आपके पास इस वक्त करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा, क्योंकि इसने पूछा जिन दो एंगल्स पर रेंज सेम नहीं होगी, तो वो आपके पास वही हैं दो एंगल जिनका सम 90 नहीं है। एंगुलर स्पीड फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इन रेडियन पर आवर। आपने अर्थ की डेली रोटेशन की स्पीड एंगुलर बतानी है, और वो भी एंगल आपने लेना है रेडियन में और टाइम लेना है आवर में। तो आइए, एंगल इन डेली रोटेशन जो है ना, या आप स्पिन मोशन का अगर आप देखें तो एक पूरा चक्कर काटने में एक दिन में अर्थ पूरा चक्कर काट लेती है अपने एक्सिस के अबाउट। पूरी रोटेशन में आपको पता है कि रेडियन में एंगल 2 पाई बनता है, जिसे आप 360 डिग्री भी कहते हैं। तो ये तो रेडियन में 2 पाई आ गया। अब कितनी देर में एक चक्कर जो है ना ज़मीन अपने एक्सिस के अबाउट पूरा करती है? आपको पता है 24 आवर्स में डे पूरा होता है इसका, दोबारा सूरज निकल आता है वहीं से। तो 24 आवर्स, टाइम 24 आवर्स हो गया, एंगल 2 पाई हो गया, डिवाइड कर देते हैं इनको। ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा ओवर टी, 2 पाई ओवर टी। तो ये किसके बराबर आ गया? 2 पाई ओवर 24। कैंसिल करें तो पाई बाई 12 बचता है। इसका मतलब पाई बाई 12 रेडियन पर आवर। इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज इन मोशन कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई द मैग्नेटिक फील्ड। आपने एक ऐसा पार्टिकल इन चारों में से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल में से ढूंढना है जो मूव कर रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने के बावजूद उस पर फोर्स नहीं लगी। पहले देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है, वो है QVB। ये मैंने स्पेशल केस लिया जबकि एंगल 90 होता कि sin 90 इज़ 1। अब ये कब ज़ीरो हो सकती है? अगर Q ज़ीरो हो तब भी ज़ीरो हो सकती है, या सिर्फ B ज़ीरो हो तब भी ज़ीरो हो सकती है, या सिर्फ V ज़ीरो हो तब भी ज़ीरो हो सकती है, या तीनों में से मोर देन 1 भी ज़ीरो हो जाए तो भी आंसर ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसने ऊपर एक बात कर दी है मोशन में है, इसका मतलब V मौजूद है, ज़ीरो नहीं है। और फिर उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसका मतलब B भी मौजूद है। इसका मतलब ऑप्शन बचा Q के ज़ीरो होने का। तो अब ये देखना पड़ेगा किसके ऊपर चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है। इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन के केस में चार्ज ज़ीरो होने पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है 0 इंटू VB इज इक्वल टू 0 बनती है। तो सो ऑप्शन करेक्ट हुआ न्यूट्रॉन। यूनिफाइड मास स्केल, ये वो स्केल है जिसमें हम एटम के मासेस को मेजर करते हैं। ये एक स्मॉलर यूनिट हमने डिफ़ाइन की है। और किस तरह से डिफ़ाइन की थी कि एटम के जो साइज़ को मेजर करना है वो हम कार्बन के एटम का जो मास है उसके साथ कंपेयर करके करेंगे। लेकिन कार्बन के एटम को डायरेक्ट स्टैंडर्ड नहीं लेना, बल्कि हमने कार्बन एटम जो है उसके मास का 1/12 लेना है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज़ करना है, क्योंकि कार्बन का एक आइसोटोप 12 वाला भी है, एक 13 वाला भी है, एक 14 वाला भी है। तो हम यहाँ पर स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कार्बन 12 को। कार्बन 12 का जितना मास है उसको 12 से डिवाइड कर लें। असल में उसके अंदर 12 न्यूक्लियन है, तो हम उसका 1 न्यूक्लियन का जो भी कंट्रीब्यूशन मास का आ रहा है वो ले रहे हैं। हालांकि आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मासेज इक्वल नहीं होते। इट मीन्स हम इसका न्यूक्लियन का एवरेज मास जो है उसको हम यूनिट बनाने जा रहे हैं। फॉर दैट मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12, इसका ये मैंने पहले कार्बन 12 जो बोला है ये उसका आइसोटोप जो है ना उसको मखसूस करने के लिए मैंने बोला। इस मास को आपने यूनिफाइड मास स्केल या मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है तो आपको मास ऑफ कार्बन का पता होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इस तक पहुंचने का एक तरीका है। हम जानते हैं कि 1 मोल किसी चीज़ का लिया जाए तो वो बराबर उसके एटॉमिक मास के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर ग्राम्स में वो चीज़ ले ली जाए तो 1 मोल बनती है। इट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। डेफिनेशन से ये ले लिया। अब एवोगाड्रो ने एक बात बताई थी कि 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसका मतलब हुआ कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम्स जो हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 हैं।
तो यहाँ से मुझे एक एटम का मास ढूंढना आसान हो गया, क्योंकि मेरे पास ये मास जो है 6.02 × 10⁻23 एटम्स का है। तो एक एटम का मास जो है वो किसके बराबर होगा, 12 ग्राम डिवाइड बाई 6.02 × 10⁻23। वो जो 6 × 10⁻23 था वो राइट साइड पर आया तो डिवाइड में आ गया। अब आपने इसको डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 2 × 10⁻23। ये एक कार्बन का मास आ गया। अब आपने इसको 12 से डिवाइड करना है, तो आइए इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आंसर आता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। लेकिन उसने केजी में हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये जो उसने मासेज ऊपर पूछे थे ये सारे उसने केजी में पूछे थे, तो हमने आंसर लिया है ग्राम्स में, क्योंकि मोल की डेफिनेशन के मुताबिक 12 ग्राम का एक मोल कार्बन का बनता है। तो 10⁻24 ग्राम है, अगर किलोग्राम में जाऊंगा तो ये 10⁻27 हो जाएगा, यानी कि -3 का पावर में इजाफा होगा। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट बन रहा है, 1.66 × 10⁻27 kg। अब आ जाते हैं जी 10th क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 5 ओहम है, करंट इसमें से 2 एम्पियर गुजर रहा है, टाइम 5 मिनट्स का है, हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो बताइए। इसने इधर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि ए और सी दोनों ही दुरुस्त हैं। करंट के गुजरने से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला याद रखना, I²R_T। I करंट, R रेजिस्टेंस, T टाइम। स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी ऐसा ही लेनी है। करंट इसने कितना बता रखा है हमें, करंट इसने बताया है 2 एम्पियर्स, तो 2 दर्ज कर दें। रेजिस्टेंस इसने बताई है 5 ओहम, 5 दर्ज कर दें। टाइम इसने बताया 5 मिनट्स, 5 मिनट्स है, तो फिर हम इसको 5 × 60 दर्ज करेंगे सेकंड में बदलने के लिए। सभी को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाता है हमारे पास 6000 जॉल्स। ये 6000 जॉल्स जो है 6 किलो जॉल के बराबर है। उसने यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन से दर्ज किए हुए हैं, लिहाजा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन ए और सी दोनों ही इक्वल हैं, और डी के अंदर उसने कहा ये बोथ करेक्ट है। इसका मतलब हुआ कि बोथ ए एंड सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका दुरुस्त ऑप्शन है। ओके बेटे, अब आ जाते हैं 11 क्वेश्चन पर। इसमें है फॉर विच एंगल द इक्वेशन A×B = 2A.B। इधर उसने 45, 60, 63 और 0 एंगल्स जो हैं 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला जो है वो दर्ज कर देते हैं। A×B किसके बराबर होता है, AB sin थीटा, साथ में n यूनिट वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड लिया है तो यूनिट वेक्टर तो नहीं आएगा। और इधर A.B किसके बराबर है, AB cos थीटा, लेकिन इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में AB से AB कैंसिल करते हैं। sin = 2 cos थीटा, sin over cos = 2, sin over cos 10 होता है, तो tan थीटा = 2, थीटा = tan इनवर्स 2, थीटा = हो गया 63.4। तो आपके पास ऑप्शन सी 63 वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी 12वां क्वेश्चन। बी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 4J, एरिया A 3J है, और उसके जो ऑप्शन रिक्वायर्ड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के हैं, यानी कि आपने इनसे मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स B.A होता है, तो आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि B और A का। B का मैग्नीट्यूड 4 है, A का मैग्नीट्यूड 3 है, और एंगल बिटवीन दैम ले लेते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 का है, क्योंकि वन ऑफ दैम इज़ J एंड अदर वन इज़ I, एक इनमें से I है, ठीक है। तो यूँ आपके पास ये J गलती से लिखा गया, यहाँ पर I है, 3I है। तो ये I का मतलब है x एक्सेस के अलॉन्ग, J का मतलब y एक्सेस के अलॉन्ग। x एक्सेस y एक्सेस आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। इट मीन्स कॉज ऑफ 90 यहाँ पर आएगा। सो आंसर आ गया cos 90 0 होता है, मल्टीप्लाई हुआ तो सारा आंसर 0। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। 13 क्वेश्चन, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम या नन ऑफ दीज। तो हम अर्थ को नियरली इनर्शियल फ्रेम कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए उसने कंसिडर का जिक्र किया है कि क्या हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। यस, मतलब है नहीं वो, लेकिन हम उसको इनर्शियल फ्रेम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर जो है ना उसमें कंसिडर करते हुए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इसकी वजह ये क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज़री बात है कि जब रोटेट कर रही होती है तो इतना ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता हमारे ऑपरेटर्स को। तो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन नियरली इसको कंसिडर किया जा सकता है। इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इज़ 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। वो होता है जी A×B = AB sin थीटा, अगर वो 0 है। अब ज़ाहिर बात है मैं मैग्नीट्यूड लेकर बात करूँगा, डायरेक्शन तो इसमें जो है नल वेक्टर है,
तो वो तो लेना कन्फर्म है कि डायरेक्शन है इसके साथ। अब चूंकि तीन चीज़ें ए बी साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका आंसर जीरो है, तो ऑप्शन यही होता है कि या ए जीरो होगा जिसने मल्टीप्लाई होकर सबको जीरो कर दिया, या बी जीरो होगा, या फिर साइन थीटा जीरो होगा। तो ऑफ कोर्स ए और बी तो जीरो नहीं, उसने खुद कह दिया नॉन जीरो है। ऑप्शन बच गया सिर्फ साइन थीटा के जीरो होने का। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो हो गया, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आपको एंगल इस इन्फॉर्मेशन से 0 डिग्री मिल गया। अब वो पूछ रहे हैं कि ए डॉट बी बताइए, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट बताइए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। उसमें अब आप ए बी कॉस जीरो पुट कर दें, तो कॉस जीरो इज़ 1, तो ए बी मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ए बी इज़ द मैक्सिमम आंसर। तो आपके पास ऑप्शन में आएगा अब बी, यानी कि मैक्सिमम ऑप्शन, ठीक है, या मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा, आंसर आएगा। 15 देखिए, प्रोटॉन एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड एट 60 डिग्री। अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रोटॉन की एंटर होने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो 60 डिग्री है, तो पाथ कैसा बनेगा। याद रखिएगा कि 0 डिग्री पर पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, 90 डिग्री पर सर्कल बनता है, और इन दोनों के बीच में आए तो एक हेलिकल स्प्रिंग बनता है। तो इसलिए चूंकि ये एंगल जो है 90 और 0 के दरमियान में है, इसलिए हेलिकल वाला बी वाला ऑप्शन दुरुस्त हो गया। 16 क्वेश्चन देखिए, इसमें है जी ब्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, याद रखना कि ब्रियॉन्स जो हैं उनमें 3 क्वार्क्स होते हैं। ये हेड्रॉन्स ही हैं जिनमें 3 क्वार्क्स होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो है वो बी वाला करेक्ट होगा, 3 क्वार्क्स। विच वन ऑफ द फोर्स इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके। ग्रेविटी दो मासेस के बीच में होती है, ग्रेविटी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती, और बीटा का डीके न्यूक्लियस के अंदर से हो रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है जो कि पार्टिकल्स को, न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं होने देती, यानी कि बाउंड ही रखती है। तो ये तो अलग हो गया, उसमें से पार्टिकल बीटा निकल आया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। ऑप्शन सी मैं छोड़कर पहले डी पर चलता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स तब होती है जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर रब करते हुए मूव करती है, तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकती। अच्छा, तो रह गई वीक न्यूक्लियर फोर्स। यस, वीक न्यूक्लियर फोर्स ही वो फोर्स है जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट तो करती है, और इस फोर्स के बावजूद जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस में से एस्केप कर जाते हैं। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।